हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 357 कॉम्पनसेशन टू विक्टिम। सेक्शन 357 के पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 27 का, क्योंकि ये सीरीज है चैप्टर 27 प्रोविजंस रिलेटिंग टू जजमेंट, उस चैप्टर के सेक्शन 353 से 356 तक ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने किया। अगर आपने उन लेक्चर्स को मिस किया है तो आपको उन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करो और उन लेक्चर्स को जरूर देखो, क्योंकि अगर आप किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो बेनिफिट होगा। बेनिफिट नंबर 1 कि आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने बातों को तोड़ तोड़ के समझाया है। दूसरा कि आप खुद का नोट तैयार कर लोगे। अगर आप थोरोली लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जाते हो और बात को फॉलो करते हो जो मैं कहता हूं, तो आप खुद का नोट भी तैयार प्रिपेयर कर लोगे। आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेक्शन 357 कहता क्या है। सेक्शन 357 का जो ऑब्जेक्ट है वो है विक्टिम को कॉम्पनसेट करना क्रिमिनल कोड के द्वारा। अब किन किन मामलों में कॉम्पनसेशन का निर्देश क्रिमिनल कोड देगी ये हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन मूल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कि कॉम्पनसेशन का जो पावर है वो क्रिमिनल कोड का नहीं होता है, जनरली वो सिविल कोड का होता है। सिविल कोड कॉम्पनसेट करती है, मुआवजा देती है जो भी इंजरी लॉस हुआ है प्लेंटिफ को। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में भी जो विक्टिम पार्टी को कॉम्पनसेट करने का राइट देती है क्रिमिनल कोड के द्वारा। तो ऐसे प्रोविजंस सीआरपीसी में कौन कौन से हैं? कुछ जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 357 ए। आज हम लोग 357 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग प्रोविजन समझते हैं कि क्या कहता है सेक्शन 357। सबसे पहले सबसेक्शन 1, मैं हर बार की तरह आप लोगों से कहता हूं ना कि अपने पास लेक्चर को जब आप देखोगे तो अपने पास बेयर जरूर रख लो और नोटबुक जरूर रखो। जिस भी टॉपिक पे डिस्कस किया जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसका बेरेक्ट आपके पास होना चाहिए। आइए देखते हैं सबसेक्शन 1 कहता क्या है। कहता है दी ट्रायल कोर्ट। यहाँ पे ट्रायल कोर्ट मैंने ऑलरेडी लिख दिया है क्योंकि आपके बेरेक्ट में एनी कोर्ट यूज हुआ है टर्म। एनी कोर्ट का मतलब यहाँ पे सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट है। तो ट्रायल कोर्ट जब इंपोज करेगी फाइन सेंटेंस के तौर पे, मतलब कि अगर ऑफेंडर को सजा हो रहा है फाइन का, या सजा हो रहा है इम्प्रिजनमेंट का इंक्लूडिंग फाइन, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा हो रहा है इंक्लूडिंग फाइन, या डेथ सेंटेंस सुनाया जा रहा है इंक्लूडिंग फाइन, तो इनमें से किसी भी मामले में ट्रायल कोर्ट जब जजमेंट प्रोनाउंस करेगी उस वक्त ऑर्डर करेगी कि ऑफेंडर को फाइन के तौर पे कॉम्पनसेट करना होगा विक्टिम पार्टी को। और किन किन मामलों में करना होगा ये देखते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस इन प्रोसिक्यूशन, मतलब जो क्लॉज ए कहता है कि जो भी खर्च, जो भी एक्सपेंसेस विक्टिम का हुआ है प्रोसिक्यूशन में, एक्यूज को प्रोसिक्यूट करने में, उतना अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन तो देना ही होगा एक्यूज को। दैट मींस हियर मींस टू से ऑफेंडर को देना ही होगा। अब यहां पे आगे बढ़े, दो बात आपको जान लेना है। पहला कि अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कितना कैसे तय होगा, तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे छोड़ दिया गया है। दूसरा नंबर पॉइंट कि जो कॉम्पनसेट किया जाएगा क्या एक बार में पूरा दे दिया जाएगा या पार्ट वाइज कॉम्पनसेट करने का आदेश कोर्ट जारी करेगी, तो ये भी कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे छोड़ दिया गया है। कोर्ट चाहे तो ऑफेंडर को यह निर्देश दे सकती है कि वो फाइन के तौर पे जो कॉम्पनसेशन अमाउंट दे रहा है वो एक बार में दे दे या फिर पार्ट वाइज दे। ऐसा निर्देश देने का शक्ति क्रिमिनल कोर्ट को है और ये उसका स्वविवेक का शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। ये जो क्लॉज बी है वो कहता है पेमेंट टू द पर्सन। अब यहां पे पेमेंट हो रहा है कॉम्पनसेशन का, किस बात के लिए? फॉर द लॉस और इंजुरी। और जो लॉस और इंजुरी हुआ है वो कैसे हुआ है विक्टिम को? फॉर एन ऑफेंस के कारण हुआ है। तो अब हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्लॉज बी क्या कहता है कि
अगर मान लो विक्टिम के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ और ऑफेंस के कारण विक्टिम को कोई भी लॉस और इंजरी हुई है, तो उस लॉस इंजरी को भरपाई करने के लिए कॉम्पनसेशन तो देना ही पड़ेगा ऑफेंडर को। और इस पॉइंट पे ट्रायल कोर्ट भी निर्देश देगी कॉम्पनसेट आप तो उतना अमाउंट का दो ही, जिससे कि उसको जो भी लॉस इंजरी हुआ है विक्टिम को वो फुलफिल हो जाए। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो विक्टिम पार्टी है वो इंटाइटल्ड होना चाहिए, उसके पास ये अधिकार होना ही चाहिए कि वो कॉम्पनसेशन को सिविल कोर्ट के द्वारा भी रिकवर्ड करवा सकता है। ये एक शर्त एकदम ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लॉज सी का। तो कहता है कि विक्टिम पक्ष को कॉम्पनसेट किया जाएगा ऑफेंडर के द्वारा कोर्ट के निर्देश पे, अगर विक्टिम पार्टी इंटाइटल्ड होगी एज पर फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के अनुसार। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरा अगर डेथ हो गया, तो जिस ऑफेंडर ने मेरा डेथ काउज किया है उस ऑफेंडर को कोर्ट निर्देश देगी कि मेरे लीगल एयर को, जो भी लीगल एयर इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंटाइटल्ड होगा, उस लीगल एयर को मेरे डेथ के कारण जो भी लॉस और इंजरी हुई है उतना अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन तो देना ही पड़ेगा ऑफेंडर को। मेरे लीगल एयर, जो भी मेरे लीगल एयर होंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंटाइटल्ड, उनको करना ही पड़ेगा कॉम्पनसेट ऑफेंडर को कोर्ट के निर्देश पे। तो ये हो गया क्लॉज सी का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लॉज डी के। डी पे आते हैं। क्लॉज डी कहता है कि एज पर सेक्शन 453, तो पहले सेक्शन 453 कहता क्या है, पेमेंट टू इनोसेंट परचेजर ऑफ मनी फाउंड ऑन एक्यूज्ड। अब यहां पे जो भी इनोसेंट परचेजर को लॉस या इंजरी हो रही है जब उसने स्टोलन प्रॉपर्टी रिटर्न किया, जो भी राइटफुल ओनर है उसको, तो जो भी लॉस इंजरी राइट इनोसेंट परचेजर को हुआ है उतना अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन तो ऑफेंडर को देना ही पड़ेगा उस इनोसेंट परचेजर को। और कोर्ट इस रिस्पेक्ट में निर्देश भी जारी कर देगी एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट। अब यहां पे आपको मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूं। मान लो कि आपका कोई प्रॉपर्टी चोरी हुआ, और एक बात कि जो क्लॉज डी में ऑफेंस है वो भी प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे कि अगर अपराध थेफ्ट का है, एक्सटॉर्शन का है, अगर अपराध क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन से जुड़ा हुआ है, या रिसीविंग या रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अपराध है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रॉपर्टी स्टोलन इन नेचर है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो मैं बात कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी स्टोलन इन नेचर है, आपको ये ध्यान देना। अब इसको एग्जांपल के तौर पे आप समझो। मान लो कि आपका प्रॉपर्टी कोई तीसरा व्यक्ति है, उसने चोरी किया, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसका नेचर स्टोलन हो गया, स्टोलन प्रॉपर्टी है वो, और वो प्रॉपर्टी ऑफेंडर ने मुझे सोल्ड आउट किया, मुझे बेच दिया। अब मुझे नहीं पता था कि वो प्रॉपर्टी स्टोलन है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। जब आपने देखा उस प्रॉपर्टी को मेरे पास, तो आपने केस किया और मुझसे उस प्रॉपर्टी को आपने कोर्ट के अकॉर्डिंग आपने उस प्रॉपर्टी को ले लिया, आपने पोजीशन पा लिया उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया कि जो प्रॉपर्टी मैंने उस ऑफेंडर से खरीदा है वो आपका है, आप उसके राइटफुल ओनर हो। तो अब यहां पे मुझे आपकी प्रॉपर्टी को सौंपना पड़ा आपको, तो मुझे तो लॉस हो गया। तो भैया मुझे जो लॉस हुआ, जो मैं इनोसेंट परचेजर हूं, मेरे लॉस का क्या, तो जो मुझे लॉस हुआ है उतना मुआवजा कौन देगा, वो ऑफेंडर देगा। और ऑफेंडर किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग देगा सीआरपीसी का, वो है सेक्शन 453। आपको ये जान लेना है। तो ये हो गया होल एंड सोल कॉन्सेप्ट सब सेक्शन 1 का, सेक्शन 357। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 2 का। सबसेक्शन 2 कहता है कि जिस मामले में अपील हो सकता है। अब यहां पे कोर पॉइंट क्या है, प्रोसीजर केस ऑफ अपील। तो जिस मामले में सेंटेंस सुनाया गया है उस मामले में अगर अपील होगा तो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कब दिया जाना है। तो उस मामले में अगर अपील होगा, जिस मामले में जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है, तो जितना भी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है अपील करने के लिए, जब तक वो टाइम पीरियड लैप्स नहीं हो जाए, या अगर अपील हो चुका है तो जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाए तब तक जो ऑफेंडर है उसको कॉम्पनसेशन देने का जरूरत नहीं है। इस टाइम पीरियड के लैप्स होने के बाद ही
ट्रायल कोर्ट निर्देश देगी ऑफेंडर को कि अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन वो विक्टिम पार्टी को दे। ये कहता है सबसेक्शन 2 सेक्शन 357 का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि ऐसे मामले जिस मामलों में अपराध का सजा फाइन नहीं है, जिस अपराध की सजा सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, लेकिन फाइन एक सजा नहीं है उन अपराधों का, तो ऐसे मामले में भी जब कोर्ट ऑफेंडर को उन अपराधों के लिए कन्विक्ट करेगी तो एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट कोर्ट उस ऑफेंडर को निर्देश दे सकती है कि सच अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जो उचित लगता है कोर्ट को, उतना कॉम्पनसेशन तो उसको देना ही पड़ेगा विक्टिम पार्टी को। ये पावर भी सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग मिला है कोर्ट को। कोर्ट हियर मींस टू से ट्रायल कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 4 का। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि जो पावर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट को है, वही पावर सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अपीलेट कोर्ट को भी है और रिविजनल कोर्ट को भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस कोर्ट में अपील हो वो अपीलेट कोर्ट, लेकिन पावर ऑफ रिवीजन रिविजनल कोर्ट हम किन किन कोर्टों को कहेंगे। कहने का यह मतलब हुआ कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से कोर्ट है जिसको पावर ऑफ रिवीजन मिला है, तो वो दो ही है, एक है हाई कोर्ट और दूसरा है कोर्ट ऑफ सेशन। तो रिविजनल और अपीलेट कोर्ट भी सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन का ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये हो गया सबसेक्शन 4। अब आते हैं सबसेक्शन 5 पे। सबसेक्शन 5 कहता है कि किसी भी सब्सिक्वेंट सूट में सेम मैटर पे सब्सिक्वेंट सूट हुआ विक्टिम पार्टी के द्वारा सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट जब कॉम्पनसेट करेगी विक्टिम को तो ये जरूर ध्यान में रखेगी कि क्या विक्टिम ने क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा भी कॉम्पनसेशन प्राप्त किया है एज पर सेक्शन 357 ऑफ द सीआरपीसी। तो जो भी अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विक्टिम पार्टी को मिला है क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, उस अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन को ध्यान में रखते हुए ही उस सब्सिक्वेंट सूट में सिविल कोर्ट निर्धारित करेगी कॉम्पनसेशन क्या दिया जाना चाहिए विक्टिम को। तो ये हो गया सबसेक्शन 5। तो अब आ चुका है दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया सेक्शन 357 और इसी के साथ आपका चैप्टर 27 दैट इज प्रोविजन रिलेटिंग टू जजमेंट का 353 से 357 तक कंप्लीट हो गया। मैं अंततः यही कहूंगा आप लोगों से दोस्तों कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप मुझे कोई भी मैटर पे आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, कोई भी पर्सनल क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसलिए भी फॉलो करो क्योंकि मैं वहां पे लीगली अपडेट देता रहता हूं और मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप इस ग्राउंड पे भी आप मुझे वहां फॉलो जरूर करो अगर आप जुडिशियल एस्पायरेंट हो तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।